सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। चलिए हम सवाल को लेकर चलते हैं। TRN 16वां पार्ट, जो कि पिछला कल वीडियो नहीं जा सका था, तो आज हम वीडियो डाले हुए हैं, ध्यान से सबको देखिएगा। सवाल नंबर 1 का आता है, उस रेखा का प्रवणता क्या होगा। प्रवणता जिसका मतलब होता है ढाल, जिसका मतलब होता है स्लोप। स्लोप बोले या ढाल बोले या प्रवणता बोले, बात बराबर है। जिसका समीकरण 2x + 3y = 7, ये समीकरण दिया है। इसका ढाल ज्ञात करना। ढाल बराबर कुछ नहीं होता है, समीकरण का ढाल जो होता है -a/b। a मतलब होता है x के साथ जो रहता है उसको a बोलते हैं, जो y के साथ रहता है उसको b बोलते हैं। a के साथ क्या है 2 और b के साथ क्या है 3, माइनस लगेगा तो -2/3 आंसर होगा। बस ये आंसर हो गया। अब कोई लड़का बोलेगा हम पढ़े नहीं हैं, नहीं समझ में आता है, क्या हम बनाएंगे, यह नाटक नहीं करना है। हम तो सिखा रहे हैं, बच्चे की तरह सिखा रहे हैं कि a जो होगा x के साथ होगा, b जो होगा y के साथ होगा। ढाल को स्लोप बोलते हैं और स्लोप को प्रवणता बोलते हैं, और ढाल का सूत्र होता है -a/b। a के सामने हमको लिखा हुआ हिंदी में दिखता है, a के सामने लिखा हुआ है 2, b के सामने 3, -2/3 आंसर हो गए। गधा के चाल में हम बताएं तो आप किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं कि हम नहीं पढ़ें। तो पढ़िए, आप समझिए, आप समझ सकते हैं, नाटक नहीं करना है। ये बोल के अपने आप को हल्का नहीं करना है कि हम बोल दिए नहीं पढ़े तो क्या नहीं बना सकते हैं क्या। आपको क्वेश्चन पेपर 40 का हम क्यों देते हैं, इसलिए हम देते हैं कि आप समझो। नहीं बनाए हो तो फिर भी देखो, नहीं क्लास ज्वाइन किए हो, न्यू स्टूडेंट हो, फिर भी इसको देखो, ताकि आपको 5 सवाल भी तो समझ में आएगा। 40 में से 5 ही समझ में आया, ये तो 5 तो आपका हो जाएगा। इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपको नौकरी चाहिए तब, अगर नौकरी नहीं चाहिए तो फेंक दीजिए, इसको हटा दीजिए। नहीं देखना है वीडियो, नहीं बनाना ये 40 सवाल को। क्या नहीं बनाइएगा तो क्या मेरा कुछ होगा क्या? मेरा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हर एक स्टूडेंट जितने भी है, अगर नौकरी चाहिए ये 40 क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, चाहे तो मेरे क्लास में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, क्योंकि सारा क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। 40 सवाल में से 5 ही सवाल बना, वही काफ़ी है। चलिए हम सवाल नंबर 2 पर चलते हैं, और आखिर आगे तो आप खुद समझ आ रहे हैं, आगे खुद समझ सकते हैं, इसलिए ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 2 आता है। सवाल नंबर 2 बोलता है ax + by + c = 0 का ढाल क्या होगा। ढाल बराबर हम तुरंत अभी लिखे हैं -a/b होतो तो a के सामने a लिख ले, तो b के सामने ba लिखल हो गया, -a/b आंसर हो गया। ये एडवांस का सवाल है, जो पढ़ा होगा तुरंत मार दिया, जो नहीं पढ़ा है वो तारा गिन रहा है। तो देखिए, तारा नहीं गिनिए, देखिए। नहीं पढ़िएगा तो क्या कीजिएगा, शनिवार और रविवार को हम बुलाते हैं कि आओ, लेकिन आते नहीं हो। नहीं आते हो तो देखो वीडियो, देखो क्या करेगा, प्रभु का लीला है। तीसरा नंबर सवाल बोलता है -4 और 3 किस अर्धांश किस पाद में होगा, यानी किस क्वाड्रेंट में होगा। पहला में दोनों प्लस, दूसरा में माइनस हो गया, तीसरा में माइनस, चौथा में प्लस, ये होता है। तो देखिए 1 - 1 प्लस, 1 - 1 प्लस, दूसरा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हो, यही आंसर हो जाएगा, दूसरा पाद। ये सब चीज़ एडवांस में सिखा चुके हैं। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है, ये कैसे होता है हम ये सिखा चुके हैं, आप पढ़े हैं तो ठीक है, ये एडवांस लेवल का सवाल है, एडवांस जो क्लास करते वो करेगा। सवाल कहता है, यहाँ पर से y एक्सिस है, चलिए y अक्ष पर स्थित और x अक्ष से 6 इकाई दूरी पर बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए सवाल कहता है, सवाल यहाँ पर कहता है y अक्ष पर, यानी y, इसको y डैश, ये x डैश, y अक्ष पर स्थित और x अक्ष से, x अक्ष ये हो गया 6 इकाई दूरी पर, 6 इकाई दूरी मतलब ऊपर होगा 6 ना, 6 इकाई दूरी पर बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो 6 इकाई दूरी पर ना तो ऊपर बोला है ना तो नीचे बोला है, तो हमको ऊपर चलना है 6 इकाई दूरी पर, यानी यहाँ पर आप चलिएगा तो इसका निर्देशांक क्या होगा। तो सोचिए आप, इसका निर्देशांक क्या होगा। निर्देशांक एक्स वाई के फॉर्म में रहता है, यानी x का मान लिखिए
और y का मान लिखिए, आंसर हो गया। तो x एक्सिस पर y एक्सिस पर x नियामक 0 होता है, तो यहाँ 0 x का मान, x का कोई दूरी नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक y का दूरी हमको छो दे दिया, तो यहाँ छो डाल दिया, 0 और छो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमको बोलेगा यहाँ का दूरी क्या होगा, इसका नियामक क्या होगा, यहाँ से यहाँ मान लिए 3 है, तो इसका नियामक क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस हुआ, x एक्सिस पर y नियामक 0 होता है, तो y को अखमुन्ना शॉर्ट में 0 लिख दो, और x का वैल्यू लिखा है 3, 3 0 हो। जैसे इसको हमको बोलेगा यहाँ से -5 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको पहचानेंगे क्या है, ये y है, तो y का वैल्यू 5 हो जाएगा और x का वैल्यू अखमुन्ना शॉर्ट 0 होगा। हमको कहेगा कि इसका नियामक क्या होगा, यहाँ पर हम बोलेंगे बैल है, इतना दूरी बैल है, बैले ले लो। सोचो ये क्या है, बैल किस पर है, बोलेगा x एक्सिस पर है, यानी x बराबर बैल, इसका नियामक जो होगा ये बैल होगा, और y का एक मान नहीं है, इसीलिए y बराबर 0। क्या कर सकते हैं क्या, यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल है x अक्ष के नीचे, ध्यान दीजिएगा, x अक्ष के नीचे x अक्ष से 6 इकाई दूरी पर, ध्यान से यहाँ देखना है, x अक्ष के नीचे, x अक्ष आपका यही है ना, इसको x, इसको x डैश, ये y डैश, x अक्ष के नीचे, नीचे मतलब ये हो गया, x अक्ष के नीचे 4 इकाई दूरी पर, x अक्ष के नीचे x अक्ष से 4 इकाई दूरी पर, यानी x अक्ष से 4 इकाई दूरी, 4 इकाई दूरी यही हो गया, 4 इकाई दूरी पर y अक्ष पर, ऐसे तो ये y अक्ष पर है ना, y अक्ष पर बिंदु का नियामक क्या होगा, यानी इस बिंदु का नियामक क्या होगा, अभी हम सिखा चुके हैं, इस बिंदु का नियामक क्या होगा, मतलब ये y एक्सिस पर है, y का मान 4 होगा और x का मान 0 होगा, लेकिन ये नीचे आप आ रहे हैं, ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, ये पता होना चाहिए। तो नीचे आ रहे हैं, यानी y का मान -4 होगा, तो 0 और -4 हो जाएगा, यही उत्तर हो गया, यही आंसर है, 0 और -4। आगे बढ़िए, 6 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल देखिएगा, 6 नंबर सवाल है क्या, 6 नंबर सवाल आपका कहता है यहाँ पर, यदि किसी संख्या को दोगुना किया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो बहुत आसान है, सीख लीजिए। दुगना, हम बोलेंगे कि दुगना तुम हो गया लंबा रे, तुम दुगना हो गया लंबा, इसका मतलब क्या, पहले तो जैसे हम बोलेंगे तुम दुगना हो गया लंबा, पहले तुम 3 फीट था, अब हो गया दुगना लंबा, अब हो गया 6 फीट हो गया, तुम बढ़ा कितना, तुम तो बोलेगा 3 फीट बढ़ लियो, 3 फीट नहीं बढ़ा क्या, बोलेंगे 3 फीट हम बढ़े, तो बढ़ा कितना, 1 गुना बढ़ा ना, पहले 3 फीट का था ये था, अब 6 फीट हो गया, तो बढ़ा कितना, 3 फीट बढ़ा, 3 फीट बढ़ा, तो वृद्धि का कितना हुआ, 3 फीट हुआ या 6 फीट हुआ, 3 फीट होगा, कितना गुना वृद्धि होगा, 1 गुना। तो याद रखना है कि 2 गुना में 1 गुना वृद्धि, 5 गुना में 1 कम खाली कर देना, 4 गुना वृद्धि, 8 गुना में 7 गुना वृद्धि, क्योंकि 1 मेरा ओरिजिनल रहता है, 10 गुना में 9 गुना वृद्धि, 8 गुना में 7 गुना वृद्धि, 12 गुना में 11 गुना वृद्धि, 50 गुना में 49 गुना वृद्धि, क्योंकि 1 मेरा ओरिजिनल रहता है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनिए, बोलता है कि यदि किसी संख्या को दुगना, ध्यान से देखिएगा, जादू हम सिखा रहे हैं, यदि किसी संख्या को दुगना किया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि, दुगना हुआ, दुगना हुआ मतलब 1 गुना का वृद्धि, 1 गुना की वृद्धि हो गया, हमको पूछता 1 गुना कितने की वृद्धि होता, तो 1 गुना की वृद्धि हो जाता, लेकिन हमको कहता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो कोई भी चीज़ को प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से प्रतिशत, सत मतलब 100, 100 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 100 लगाना पड़ेगा, तो 100 से इसमें गुना कर देते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 100%। लेकिन इतना नाटक नहीं करना है, करना क्या है, दुगना बोलेंगे तो 100% की वृद्धि, दुगना मतलब 1 हो गया, 1 मतलब 100%, उसमें 0 डाल दिए, 5 गुना में 400%,
8 गुना में 700% की वृद्धि, 9 गुना में 800% की वृद्धि, 3 गुना में 200% की वृद्धि, 4 गुना में 300% की वृद्धि, 9 गुना में 800% की वृद्धि, 50 गुना में 4900% की वृद्धि, 25 गुना में 2400% की वृद्धि, 20 गुना में 1900% की वृद्धि, 18 गुना में 1700% की वृद्धि। क्या नहीं बोल सकते हैं? अब बोलेंगे नहीं समझ में आ रहा है, क्या कीजिएगा? नहीं समझ में आ रहा, क्या कीजिएगा? उस बच्चे से भी बेहतर आप हैं कि हम बोल देते, बचवे को बोल देंगे बाबू 5 गुना हो तो एक कम करी दिए और हम 100 लगा दिए, तो बच्चा बोलेगा, तो बोलो ना हम समझे के लिए। तो हम बोलेंगे 12 गुना में क्या हो तो बाबू 12 गुना में क्या होगा, तो बोलेगा 1100%। जब वो बोल सकता है तो आप नहीं बोल सकते हो। आप होशियार हो, तेज हो, बहादुर हो, इसी कारण से नहीं समझ पाते हो। इसलिए वीडियो देखिए, कंटिन्यू वीडियो देखिए, नहीं तो फिर गड़बड़ काम होगा। अगला बढ़िए, अगला सवाल है आपका, ध्यान से देखना है। अगला सवाल का आता है कि 8 नंबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना किया जाए तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो वृत्त का क्षेत्रफल, इसको हम जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल जैसे बोला तो 3 गुना, 3 का स्क्वायर हम कर देते हैं, 9 गुनी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या भुजा, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर है पाई स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल ये ना, हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है। तो हमको बोला यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना किया जाए, तो त्रिज्या को बोला तो त्रिज्या को सिर्फ लेना है, पाई खत्म हो जाएगा, पाई से कोई मतलब नहीं। 3 गुना मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 गुनी। अब बताइए 9 गुनी मतलब कितना प्रतिशत की वृद्धि हो? तो बोल मैं 800%। आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना है। अगला सवाल पर आइए। अगला सवाल आपका कहता है कि 2 और -3 किस किस में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा? हम तुरंत बोल दिए, चौथा में नहीं हो जाएगा क्या? 1 + 1 माइनस 1 + 1 माइनस यानी x + y माइनस, यानी चौथा में ये चला जाएगा। चौथा में अभी 1 नंबर सवाल में हम बता चुके हैं। 1 नंबर अच्छा ये किस में बताए थे अभी? हाँ, 3 नंबर सवाल में हम बता चुके थे। 10वां नंबर सवाल पर आइएगा। 10 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। 10 नंबर सवाल यहाँ कहता है √6 कंटिन्यू इन्फिनिटिव। इसका वैल्यू क्या हो? कुछ नहीं करना, अंदर वाला को तोड़ना है। तोड़ लिए, 3 दूना 6 हो जाएगा ना। अंदर में देखिए एक ज़्यादा एक कम में टूटना चाहिए, ध्यान देना है। अंदर में देखिए प्लस है, प्लस मतलब ज़्यादा या कम होता है, आप बोलेंगे ज़्यादा है। ये दोनों में ज़्यादा क्या होगा? बोलेगा 3 होगा, तो 3 आंसर मारेगा, यही 3 आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है 11 नंबर, √12 माइनस √12 माइनस √12 एक की आंसर होगा। अब देखिए 12 को तोड़ेगा, 4 गुना 3 होगा। अंदर देखेगा प्लस है कि माइनस है, बोलेगा माइनस है। माइनस मतलब कम या ज़्यादा, बोलेगा कम होगा। कम होगा तो ये दोनों में कम क्या है? 3 होगा, आंसर 3 होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया आपका कि इस तरह के सवाल को फैक्टर करना है, तोड़ना है, एक ज़्यादा एक कम में तोड़ना है, लेकिन अंदर में देखना है प्लस होगा तो ज़्यादा वाला आंसर दीजिएगा, अंदर में देखिएगा माइनस होगा तो कम वाला आंसर दीजिएगा, खेला ख़त्म, और कुछ नहीं करना। फिर से सुनिए, एक ज़्यादा एक कम में तोड़िएगा, अंदर में प्लस होगा तो ज़्यादा वाला उत्तर होगा, अंदर में माइनस होगा तो कम वाला उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल लिखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल का आता है √56 इन्फिनिटिव। 8 गुना 7 तोड़िएगा ना, पूछिए इसमें प्लस है या माइनस है, बोला प्लस है तो 8 आंसर देंगे, आंसर 8 हो गया, 7 खत्म हो गया। सिर्फ ऐसे ही बनाना और कुछ नहीं करना है। अगला सवाल आइए 13 नंबर। 13 नंबर सवाल कहता है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो x एक्सिस पर 4 अंतखंड काटती है। इसको बोलते हैं x डैश y और y डैश। x एक्स पर 4 अंतखंड काटती है, x एक्स यही हो गया। इस रेखा का समीकरण क्या होगा जो x एक्स पर 4 अंतखंड काटती है, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी 4 हो गया। इसका समीकरण ये एडवांस में हम पढ़ा चुके हैं। जो पढ़े हैं और पढ़ने के बाद
आप आंसर नहीं इसका दे रहे हैं तो समझ जाइए कि आप कुछ नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, कुछ नहीं जानते। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो एक्स एक्सिस पर कोई रेखा काटा अंतखंड, तो वाई उसके लिए सूत्र होता है यहाँ पर ऐसे एक्स वाई एक्सिस पर क्या होता है, वाई बराबर एम एक्स जोड़ सी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें करना है क्या है कि एक्स एक्सिस पर काटा, एक्स एक्सिस पर काटा ना। तो एक्स एक्सिस पर काटा गया समीकरण का सूत्र होता है वाई बराबर, यहाँ लिख देते हैं वाई बराबर एम इंटू एक्स माइनस टी, ये सूत्र होता है। ये क्या है समझिएगा, डी मतलब होता है जितना दूरी ये काटा 4, और एम मतलब ये ढाल जिसको स्लोप बोलते हैं, और वाई और एक्स तो ये समीकरण। वाई बराबर एम मतलब ढाल कुछ दिया है क्या, 4 अंतखंड काटती है और जिनके ढाल √3 है, यानी एम बराबर √3 इंटू एक्स माइनस डी, डी मतलब 4। हल कर लीजिए, वाई बराबर √3x माइनस 4√3, एक तरफ कीजिए, एक तरफ कीजिएगा तो √3x माइनस वाई माइनस 4√3 इक्वल टू 0। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। ये किस में मिल रहा है देखिएगा आप, √3x माइनस वाई, उसके बाद क्या है 4√3, किसी में नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आपका आंसर नहीं होगा, आपका उत्तर नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। किसी में तो नहीं मिल रहा है आपका ना, किसी में नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, आपका आंसर गलत है, आंसर आपका नहीं होगा। 13 नंबर नन ऑफ दीज आंसर मार लीजिएगा, इसमें कोई भी आंसर नहीं है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आप आइएगा, अगला सवाल नंबर 14 पर आते हैं। सवाल नंबर 14 देखिएगा, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो एक्स एक्सिस पर 5 अंतखंड काटती है। तो y बराबर m इंटू एक्स माइनस टी, 5 अंतखंड काटती है, यानी इसका वैल्यू 5 दे दिया, माइनस उसके बाद x तो रहवे करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, y तो रहवे करेगा, m का खेल है। m देखिए यहाँ पर क्या है, जिनके ढाल -1 है, -1 यहाँ डाल दिए, बस हो गया। हल कीजिए, y बराबर -x प्लस 5, बस हल कर लेते हैं, इसको इस तरफ लाएंगे तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, या x प्लस वाई बराबर 5, ऐसा भी हो जाएगा, आंसर होगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। समझ में आ गया, यही आंसर आपका सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 आइएगा, सवाल नंबर 15 देखिएगा आप कि 15 कहता क्या है। यदि a तथा b की आयु का अनुपात 3:4 है, ध्यान दीजिएगा, a और b 2 आदमी है, 3:4 है मतलब ये वर्तमान। अब उसके बाद कहता है यदि a की आयु 30 वर्ष हो, a की आयु 30 वर्ष हो, यानी 3 कलम का दाम 30 टका, a बोला तो 3 कलम का दाम 30 टका, तो 1 कलम का दाम 10 टका, तो 4 कलम का दाम 40 टका हो गया। तो आंसर पूछता है 10 साल के बाद क्या होगा, तो 10 साल के बाद, अभी 40 है तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा 50, बस यही आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 16 नंबर सवाल, 5 वर्ष पूर्व m तथा n की आयु का अनुपात 4:3 था। 5 वर्ष पूर्व m और n की आयु का अनुपात 4:3 था, 5 साल के पूर्व। उसके बाद बोलता है यदि m की आयु 25 वर्ष हो, m की आयु 25 वर्ष हो, ये कुछ नहीं बोला तो ये वर्तमान है, वर्तमान में है। तो m की आयु यहाँ पर कह रहा है कि m की आयु 25 वर्ष हो, तो m की आयु 25 वर्ष हो, तो यहाँ पर देखिए कि ये कुछ नहीं बोला जा रहा है कि m की आयु 25 वर्ष कब है, नहीं है, नहीं बोल रहा है, तो हम इसको वर्तमान में ले लिए। लेकिन ये 5 वर्ष का पूर्व है और ये वर्तमान में है, तो 5 साल पूर्व ले जाना पड़ेगा ना, 5 साल पूर्व ले जाने के लिए 5 घटेगा, तो 5 वर्ष पूर्व चलिएगा तो ये 20 हो जाएगा। m का वैल्यू 4, 4 में 40, 4 में 20, 1 में 5, 1 में 5 हो गया। तो हमको पूछता है 10 साल बाद n की आयु क्या होगी, n का वैल्यू 3, 1 में 5, 3 में 15, 10 साल के बाद
10 जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 15 10, ये 25। बस यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। अच्छा 25 ही, रुक जाओ, एक चीज गड़बड़ हो गया। ये 15 तो आपका हो गया, 3 में 15 हो गया, लेकिन कब निकला? 5 वर्ष पूर्व निकला। 5 वर्ष पूर्व निकला तो 5 इसमें और जुटेगा, 5 इसमें और जुटेगा। ये 5 साल के पूर्व हो गया, 5 जोड़िएगा तो वर्तमान में होगा, लेकिन 10 वर्ष बाद और बोलता है, ये हो जाएगा आपका 30 वर्ष, आंसर होगा। लेकिन ऐसे काम करना नहीं है, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, सुनिए, तुरंत सोचिए। 5 साल पूर्व ये अनुपात था, और यहाँ पर वर्तमान में बोलता है 25 साल है। मैं वर्तमान में 25 साल है, 5 साल पहले कितना था? आप बोलेंगे 20। 4 में 20, 1 में 5, 1 में 5 तो 3 में 15, लेकिन 5 साल पहले तो 5 साल पहले तो वर्तमान में 20, वर्तमान में 20 तो 10 साल के बाद कितना? 30, आंसर हो गया। ऐसे सोचिए। 17 नंबर आइए, 17 नंबर सवाल देखिए आप कि आपको कैसे हल करना है। 17 नंबर सवाल कहता है कि यदि रामू की आयु सोनू की आयु का 5/2 है, रामू और सोनू 5/2 है, ये 5 हो जाएगा, ये 2 होगा, कुछ नहीं तो ये वर्तमान में। अब उसके बाद बोलता है यदि 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योगफल 80 होगा, 5 साल के बाद दोनों की आयु का योगफल 80 होगा, 80 होगा, लेकिन 5 साल के बाद होगा, 5 वर्ष बाद होगा और योगफल होगा। तो हमको ले चलना है वर्तमान। 5 साल के बाद होगा मतलब अभी नहीं है, 5 साल बाद होतो तब होतो, इसका मतलब 5 अभी कम में होगा ना, कम होगा तो 80 में 5 घटेगा तो कितना होगा? 75। लेकिन 2 आदमी है तो 2 आदमी के लिए 10 घटेगा तो कितना होगा आपका? 70। अब योग, योग मतलब जोड़, तो दोनों के जोड़ लीजिए, 7 में 70, 1 में 10। तो आंसर पूछता है आपसे कि 2 वर्ष पूर्व रामू की उम्र क्या थी? 2 वर्ष पूर्व रामू की उम्र क्या थी? 1 में 50 तो 1 में 10 तो 5 में 50, 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 घटा लीजिए, 48 आपका आंसर होगा। यह उत्तर होगा 48। आगे आइए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल करता है x + 1/x = 4। ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल 18 नंबर कहता है x + 1/x = 4, तो x² प्लस, इधर लिख देते हैं, तो x² + 1/x² बराबर। इसका बनाने के लिए बहुत शॉर्टकट प्रोसेस है, करना कुछ नहीं है, बस इसका स्क्वायर करके 2 घटा लीजिए, आंसर हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करके 2 घटा लीजिए, तो 4 का स्क्वायर कितना? 16, क्योंकि सिंपल फॉर्म से स्क्वायर फॉर्म में चलेगी। 2 घटा लीजिए आप, 2 घटा लीजिए, प्लस रहेगा तो 2 घटेगा, माइनस रहेगा तो 2 जुटेगा, बस और कुछ नहीं करना। 16 में 2 जाएगा 14, बस आंसर हो गया 14, यही आंसर हो जाएगा 14। समझ में आ गया? 19 नंबर सवाल आपका कहता है, और विशेष डिटेल के लिए ऑफलाइन में हम मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना, हम डिटेल्स करेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। x² + 1/x² बराबर, बस स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर 49। उसके बाद क्या करना है, यहाँ क्या है? प्लस है तो माइनस कीजिए, -2 घटाइए, 47, आपका आंसर 47 हो जाएगा। 47 आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं करना, यही आंसर हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस रहेगा -2 करना, माइनस रहेगा तो +2 करना, बस इस चीज़ को याद रखना। अगला सवाल 21 नंबर पर आइए। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रहे तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो इसके लिए साफ साफ हम बोले कि 7:35 पर फोटो देखो, 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। 7:35 पर आप देखेंगे
कि बड़ा वाला सुई जो आपका होगा पक्का पक्की 7 पर होगा और छोटका सुइया लगभग 7 पर होगा, यानी दोनों के बीच का फासला बहुत कम होगा। बीच का फासला रहेगा लेकिन कम रहेगा, तो दोनों कांटा लगभग एक के अंक पर रहेगा, कहीं पर ना। बस मिनटवा का आधा सिर्फ कर दिए, 7:35 हो गया, इसका आधा कर दिए, 35 का आधा कितना होगा 17.5। बस बगल में ANS लिख दीजिए, आंसर हो गया। 2 10 रहेगा, दोनों कांटा सोचो लगभग एक के पर रहेगा, तो 10 का आधा कर दो, 10 के आधा मतलब क्या 5 डिग्री आंसर होगा। 10 50 होगा, दोनों कांटा एक के पर लगभग होगा, तो 50 का आधा 25 हो जाएगा। 8 40 दोनों कांटा एक के पर होगा, तो 40 का आधा 20 कर दिए। 7 35 दोनों कांटा एक के पर होगा, तो 17.5 आंसर हो गया। 9 45 लगभग दोनों कांटा एक के पर होगा, तो 22.5 हो जाएगा। 4 20 दोनों कांटा एक ही पर होगा, तो 10 डिग्री हो जाएगा। ऐसे सोचना है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल कहा था कि यदि किसी घड़ी में 10 50 आंसर हो गया, 25 डिग्री आंसर हो गया। अब बोलेंगे कि जब नहीं एक के पर रहते तो की करबे, तो की करबे तो कर इलाज से। अब 23 नंबर आबो, पूछे जे कौन सही झौन, कौन सूत्र सही है घड़ी वाला। तो देखिए घड़ी का सूत्र होता है 60H - 11 m/2। 23 नंबर 60H - 11 m/2। ये क्या है? ये घंटा है, ये मिनट है, और ये क्या चीज़ का सूत्र है? वही जब बोल लो अभी कि घड़ी में डिग्री ज्ञात करे ले, जब दोनों कांटा एक के पर नहीं रहते थे क्यों होते, ओकरे इलाज से, ओकरे इलाज करना है। तो ये ओकरे इलाज है, तो कैसे ही बनते? तो 24 नंबर सवाल आ जाए। 24 नंबर सवाल एक पर आबै छै। 24 नंबर सवाल बोले छै, यदि किसी घड़ी में 2:05 हो रहा है, 2:05 हो रहा है, तो घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितना एंगल बनेगा? तो यही सूत्र काम करेगा डिग्री ज्ञात करने के लिए। यानी कहने का मतलब 2:05 हो रहा है, 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 11 12 10 2:05 हो रहा है। इसका मतलब ये कांटा 2 पर और ये कांटा यहाँ पर, क्या ऐसा ही होगा ना? कितना डिग्री का, ये दोनों के बीच का जो थीटा है कितना डिग्री का बनेगा, फोटो फाटो नहीं बनाना है। तो ये थीटा का मान ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। तो अभी दोनों कांटा एक के पर था, तो मिनट का हाफ कर दिया, आंसर हो गया ना। नहीं तो ये सूत्र पर डालो तुरंत बना देगा। H मतलब घंटा, देखो बनाते हैं 60, यहाँ 2 बजाय 2 डाल दिए, -11, M का मान क्या है 5, मिनट मतलब 5 हो गया बटा 2, तो 120 हो गया, 11 5 55/2, ये होगा ना। देखिए अब इसको घटा लीजिए, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया कितना, 11 में से 5 गया 6 बटा 2। आप इसको तोड़िए, आप तोड़ेंगे 3 दूना 6, 37.5, क्या 37.5 होगा ना? तो 37.5 आपका, अच्छा ये दूसरा चीज़ दिया है, चलिए कोई बात नहीं। 24 नंबर दूसरा चीज़ दिया है, हम दूसरा चीज़ बना लिए। तो आइए 24 नंबर सवाल को ये हटा दीजिए ना, इसमें सीख लीजिए और चीज़ समझ जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है आपको कि 2:05 में कितना डिग्री का कोण बनेगा, यही पूछ रहा है ना। तो 2:05 में कितना डिग्री का कोण बनेगा, इसको बताना है। इसको बताने के लिए डिग्री ज्ञात कर लिए, डिग्री ज्ञात करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा देखना। यहाँ पर आंसर क्या होगा देखिएगा, इस सूत्र पर डालिएगा। अभी हम चलेंगे 24 नंबर, टेंशन नहीं लेना, यो सीख जाइए। 2 5 को, तो 2 5 हो गया, तो 60, H का मान कितना 2 डाल दिए, -11 M मतलब क्या होता है घंटा, 5 11 5 55 हो गया, ये 65 हो गया, 5 5 10 के 0 बाकी है, 6 5 11 एक बार, ठीक है 65/2, 65/2 काटेंगे, ये 37.5 हो जाएगा। 37.5 होगा ये कि दूसरा चीज़ होगा, देखिए अच्छा 2 तिया 6, अच्छा कुछ गड़बड़ हो रहा था, 37.5 आपका नहीं होगा, कटाने में मिस्टेक हो गया। 2 तिया 6 ये पूरी कट गया ना, 2 दूना 4, 32.5 होगा, 32.5 होगा। ऐसे भी 32.5 आपको दिख भी रहा होगा कि 32.5, 32 दूना 64 1 65, ये कटाने में गड़बड़ हो गया था, 32.5 होगा। तो यही 32.5 ये दोनों के बीच का फासला, ये थीटा हो गया।
थीटा ज्ञात करना है तो 32.5 होगा, यही थीटा ज्ञात करने का सूत्र होता है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िएगा, आगे हम आते हैं कि अगला आपका आंसर क्या होगा। 24 नंबर सवाल कहता है कि यदि किसी घड़ी में 2:05 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2:05 कोण नहीं पूछ रहा है, सॉरी। यदि किसी घड़ी में 2:05 हो रहा है तो इसे किसी लंबवत दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा। याद रखना है जब तक सूरज चांद रहेगा। लंबवत दर्पण में उल्टा हो या सीधा हो या वास्तविक हो या काल्पनिक हो या कोई भी चीज़ हो, 11:60 में आप घटा लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। तो 11:60 में 2:05 को घटा लीजिए आप, तो 9:55 आंसर हो गया, और कुछ करना नहीं, आंसर बन गया। 25 नंबर सवाल आइएगा। 25 नंबर सवाल बोलता है यदि किसी घड़ी में 5:20 हो रहे हो तो लंबवत दर्पण में, तो कुछ करना नहीं है, 11:60 में 5:20 घटा लीजिए तो आपका 6:40 आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है 26 नंबर, यदि किसी घड़ी में 11:20 हो रहे हो तो इसे 36 दर्पण में देखा जाए तो 11:20 36 दर्पण में याद रखिएगा, 36 दर्पण में 18:30 में घटाना है। कोई भी सवाल को आंसर बनेगा 18:30 में 11:20 को घटा लेते हैं तो 7:10 आपका आंसर होगा, और कुछ नहीं करना है, 7:10 आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर 27 नंबर, जिसको दिक्कत हुआ होगा एक आध बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। 2 खुराक दवाई खाइएगा, एक सुबह एक शाम, और 3 खुराक खाइएगा, तो एक सुबह एक शाम और एक रात के 12 बजे। 3 खुराक खाना है, तो ऐसे खाना है। अगला सवाल कहा था इंडिया। 31 नंबर सवाल INDI है। इंडिया को KQFLC। अब सोचिए आप क्या किया गया। 9, 14, 4, 9, 1, 11, 17, 6, 12, 3। 9 से 11 हुआ +2, 14 से 17 हुआ +3, 4 से 6 हुआ +2, और 9 से 12 हुआ +3, 1 से 2 हो गया +2, यानी +2 +3 +2 +3 यही हो रहा है ना। तो हमको लिखना JAPAN। 2 3 2 से स्टार्ट हुआ, 2 3 2 3 2। अब देखिए 10 2 12, 12वां लेटर L, 1 3 4 चौथा लेटर D, 16 2 18 18वां लेटर R, 1 3 4 चौथा लेटर D, 14 2 16 16वां लेटर P। बस आंसर हो LDRDP। LDRDP, हाँ एक नंबर आंसर है, 1 नंबर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल पर बढ़िएगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 28 नंबर। 28 नंबर सवाल का बोलता है SOUP। सॉप को लिखा गया XSXR। पहले पकड़ते हैं क्या कहता है। 19, यहाँ पर 15, 21, 16, 24, 19, 24, 18, 19 से ये हो गया 24, तो सोचिए 5 बढ़ा, 15 से हो गया ये आपका 19, 4 बढ़ा, 21 से हो गया आपका ये 24, 3 बढ़ा, 16 से 18, 2 बढ़ा। सोचिए 5 4 3 2 1 घर देख, ऐसा ही हो रहा है ना, यानी सीरियल वाइज 5 से स्टार्टिंग हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आपको लिखना है BEAT। तो 5 4 3 2 लिख दिए। तो लिखिए 2 5 7 7वां लेटर G, 5 4 9 9वां लेटर I। अब 1 3 4 तो हो गया चौथा लेटर आपका D। 20 2 22 22वां लेटर भी, GID भी बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आइएगा। अगले सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 देखिएगा। 29 नंबर सवाल बोलता है बॉक्स 29 नंबर सवाल है MATCH, इसको लिखा VN
CWGM, ये लिखा गया है। सोचिए यहाँ पर क्या किया गया है, M को भी लिख दिया है। अच्छा पीछे से हम देखते हैं तो इतना लंबा तो बढ़ेगा नहीं। यदि MATCH मैच को इतना लिखा गया तो बॉक्स को क्या लिखा जाएगा। देखिए यह सवाल आपका गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, देखिए 2 2 4 2 6 1 2 3 4 5। देखिए इधर आपका जो है 5 गो है और इधर 6 पूरा दिया, कोई तुक नहीं बैठता। तो उसी तरह हमको लिखना है बॉक्स, बॉक्स में कोई तुक नहीं बैठेगा। ऐसे ये 13 से 22 चल गया, बहुत लंबा चला गया। और 1 से यहाँ पर N चला गया, ये भी बहुत लंबा चला गया। H से आपका चला गया उल्टा सीधा, कुछ नहीं बैठ रहा। ये सवाल रॉन्ग है, नन ऑफ दिस, इसको लिख दिए, आंसर हो गया, नन ऑफ दिस जाएगा। अगला सवाल बोलता है यदि जल को काला कहा जाए, काला को वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को नीला कहा जाए, नीला को वर्षा कहा जाए तो गुलाब, फिर वर्षा को गुलाबी कहा जाए तो अच्छा गुलाबी को मछली भी कहा जाए तो आसमान का रंग क्या होगा। आसमान का रंग पूछता, क्या आसमान नीला होता है ना, तो नीला क्या बोला जाए, नीला को वर्षा कहा जाए। लिखा हिंदी में लिखा हुआ है नीला को वर्षा कहा जाए तो आपका आंसर वर्षा हो जाएगा। आंसर वर्षा हो गया और कुछ करना नहीं है, सी नंबर आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते 31 नंबर, जिस प्रकार विद्यार्थी का संबंध कक्षा से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध क्या है। विद्यार्थी कहाँ जाके पढ़ाई करता है, विद्यार्थी कक्षा में जाके पढ़ाई करता है और खिलाड़ी स्टेडियम में जाके खेलता है, इसलिए स्टेडियम आंसर हो जाएगा। डंडा दंड पुरस्कार सफलता, डंडा से दंड, पुरस्कार से सफलता, सफलता आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33, चिकित्सक रोगी राजनीतिक, यानी चिकित्सक से रोगी संबंध है और राजनीतिक किससे संबंध है, राजनीतिक आपका हो जाएगा मतदाता से संबंधित है, मतदाता, मतदाता आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चा पिता पुस्तक, यानी बच्चा जो है, बच्चा के लिए पिता बहुत ही महत्व रखता है, यानी पिता के कारण बच्चा होता है। तो हमको यहाँ पर पूछता पुस्तक, तो पुस्तक, पुस्तक कैसे लिखा जाता है, तो पुस्तक कैसे बनता है, तो आप बोलेंगे पुस्तक को लिखने वाला कोई होता तब नहीं होगा, जन्मदाता, तो आपका हो जाएगा लेखक, लेखक आपका आंसर होगा। लिखने वाला को जन्मदाता बोला जाता है, जो शुरुआती दौर है। आप बोलेगा लेखक छोड़कर संपादक क्यों नहीं होगा, प्रकाशक क्यों नहीं होगा, सब ठीक है, लेकिन जन्म देने वाला, उसको पैदा करने वाला, बच्चा को बनाने वाला, बच्चा के लिए भगवान जो होता है उसका बाप होता है, यानी शुरुआती दौर उसका बाप होता है। अब बोलेगा शिक्षक भी तो बना दिया, हमने भी तो तुमको बना रहे हैं, हम भी तो आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन सबसे पहला आपका होता है पिताजी, क्योंकि आपको उसने जन्म दिया, हम दूसरा सेकेंडरी हो गए, इसलिए यह बच्चा के लिए पिता बोला। तो लेखक पुस्तक जो होगा, पुस्तक के लिए लेखक होगा, आंसर होगा। अगला पैरिया, दांत से, दांत में पैरिया होता है, तो ट्रकोमन आँख में होता है, आँख की रोग है, आँख हो गई। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और जो नए इस चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं। और ये आपका जो 16वां हो गया पार्ट, 17वां वीडियो हो सकेगा शाम तक हम अपलोड कर देंगे, नहीं तो फिर कल हम अपलोड करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।